Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor इजहारुद्दीन। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड की स्टडी स्टार्ट कर दी है और मैथमेटिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप APT अड्डा के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चैप्टर नंबर 1 सेट, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और 3rd लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं, क्लियर। तो इससे पहले की जो 2 लेक्चर हैं तो सबसे पहले आप उसमें देखिए, क्योंकि जब तक आपको सेट की डेफिनेशन नहीं पता होगी, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा सेट का, तो ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर एक फोल्डर सर्च करेंगे NCERT मैथ सोल्यूशन क्लास 11। इस फोल्डर के अंदर आपको NCERT A से लेकर Z तक कंप्लीट मिलने वाली है, विद एग्जांपल्स, विद एक्सरसाइज और विद मिसलिनियस। एक क्वेश्चन में इसके अंदर कराने वाला हूं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, पेन कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए। मैं NCERT का ही एक एग्जांपल समझाऊंगा, एक नोट्स जो है वो NCERT के ही लेकर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप बुक खरीद लीजिए। देखिए यह है 11th क्लास की बुक, ये इसका कवर पेज है, इसी को लगाएंगे। इससे पहले के 2 लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ सेट, हेडिंग डाल लीजिए आप कॉपी के ऊपर कि टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो टाइप्स ऑफ सेट आया कहाँ से। आप जैसे कोई भी सेट ले लो, फॉर एग्जांपल ए ले लिया आपने, नेचुरल नंबर 1 to 5, 1 2 3 4 5। अब होता क्या है कि इसमें ये जो नंबर्स हैं ये सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सेट। तो इसी वजह से कब ज़्यादा कब कम, इसी वजह से टाइप्स के सेट के डिफरेंट क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं कि कितने टाइप के सेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात चल रही है किसकी, एम्प्टी सेट की। किसकी, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के अंदर ये जो नाम है ना वो इन एलिमेंट्स को लेकर ही रखा गया है। कैसे, अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आए, कोई भी एलिमेंट नहीं है, अरे बात समझ में, खाली रहे, है ना, नल रहे, वाइड रहे, इसके और भी नाम है, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, है ना, नल सेट। ये ऐसे भी इनको क्या कर सकते हैं, आप नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेट अगर जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, क्लियर। अब एम्प्टी सेट को दिखाने का तरीका क्या है कि या तो आप ऐसे खाली ब्रैकेट दिखा दो या फिर आप इसको फाई से दिखा दो, क्लियर। फाई इज़ नॉट एन एलिमेंट मेरे भाई, फाई इज़ द नोटेशन फॉर द किसके लिए, एम्प्टी सेट के लिए। फाई मतलब क्या है, ये खाली ब्रैकेट है, ये फाई, क्लियर। अब जैसे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपके पास NCERT होगी तो आप देख लीजिए। NCERT के एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट है X सच दैट X इज़ अ स्टूडेंट। एक कोई स्टूडेंट है ना, X इज़ अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th and 11th। क्या बकवास है भैया कोई स्टूडेंट 2 क्लास में कैसे पढ़ सकता है प्रेजेंटली, है ना। तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, बस एक ही हो सकता है, वो क्रिस है। हाँ, क्रिस तो जो है सारी क्लास पढ़ सकता है, वो खड़े खड़े जब सारी 500 पेज की बुक जो है 5 मिनट के अंदर पढ़ सकता है तो वो कोई सा भी क्लास पढ़ सकता है। लेकिन आजकल क्रिस नहीं है ना। अगर अपने आप को तुम क्रिस समझ रहे हो तो अच्छी बात है, समझते रहो। तो ये कौन सा फॉर्म है ये सेट का, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा है ये, सेट बिल्डर। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या लिखा जाएगा, खाली ब्रैकेट लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा बंदा कोई है ही नहीं। अगर तुम अपने आप को समझते हो तो लिख देना यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आप NCERT लेकर बैठिए, पेन पेंसिल लेकर बैठिए, पेंसिल से टिक लगाते जाइए, एक एक बात को आप क्या करते जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। देखिए और एग्जाम्पल देखिए कि A कोई सेट है आपके पास, X सच दैट X greater than 1 less than 2, और यहाँ पे X जो है इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना, इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर
ये जो प्रॉपर्टी फॉर्म है इसे लिस्टिंग प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं और या फिर सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं इसके अंदर। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि x नेचुरल नंबर को इस तरह लिखा गया है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी है। तो ज़रा इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। अब कोई भी नेचुरल नंबर, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, नेचुरल नंबर 1 के बाद सीधा क्या आता है, 2 आता है। तो इसके बीच में x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, =5 लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और देखिए, और इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल b = x सच दैट x² - 2 = 0 एंड x इज़ रेशनल नंबर। x क्या है, रेशनल नंबर है। अब ज़रा सोचिए, ये प्रॉपर्टी फॉर्म है। क्या प्रॉपर्टी फॉर्म है कि x² - 2 = 0। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x² = 2, तो x ±√2। तो यहाँ पर प्लस का √2 आएगा, माइनस का √2 आएगा। तो अगर b सेट के अंदर ये एलिमेंट लिखूँ मैं तो ये x को बिलोंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर हैं। प्लस का √2 या माइनस का √2 कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। वो क्या बोल रहा है कि x रेशनल है, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं इसके अंदर। जब है ही नहीं तो क्या होगा होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। जब एलिमेंट नहीं होगा तो कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, है ना। तो एम्प्टी सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में फंसना चाहिए। अगर आपको कोई सेट दे रखा है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो दैट वुड बी कॉल्ड एम्प्टी सेट। और देखिए, आपके पास कोई सेट है C = x सच दैट x इज एन even prime greater than 2। तो बताइए, अब जरा सोचिए, ये प्रॉपर्टी फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको रोस्टिंग फॉर्म में जब लिखूंगा तभी तो काउंट कर सकता हूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं या नहीं है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन प्राइम नंबर को। और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो कौन होता है, 2 इवन भी होता है, प्राइम भी होता है ना। अब अगला प्राइम जो होता है वो 3 होता है। क्लियर? उसने क्या बोला है, वैसे तो इवन प्राइम बहुत सारे होते हैं। कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है। इवन प्राइम नहीं भैया, यही होता है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो सिर्फ 2 ही होगा। अब वो क्या बोल रहा है, >2। अब >2 तो 2 से बड़ा कोई होगा ही नहीं, 2 ही होता है केवल। तो ये क्या हो गया, आपका एम्प्टी सेट हो गया, है ना। चलिए, अब एनसीईआरटी की बात चल रही तो भाई एक एक पेज, एक एक लाइन तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल d = x सच दैट x² = 4, है ना। x इज़ ऑड, x क्या है, ऑड है। क्लियर? अब जरा देखेंगे भैया, x² की वैल्यू सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ से x = ±√4, तो एक प्लस का 2 आएगा और एक किसका आएगा, माइनस का 2। तो प्लस का 2 हो चाहे माइनस का 2 हो, ये तो इवन ही कहलाएगा। तो ऑड तो इसके अंदर आने वाला है नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि x ऑड है तो d के अंदर कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा। तो दीज आर द एम्प्टी सेट। कौन से सेट हैं ये, एम्प्टी सेट हैं। क्लियर? चलिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिखिए। अ सेट, देखो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called empty set, क्लियर? या नल सेट या फिर वॉइड सेट, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए, पहले टाइप के आपके सेट हो गए। दूसरे टाइप का देखते हैं। दूसरा आपका हो गया, अगर किसी सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, जरा सुनते रहे ना। अब जब जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो नल सेट हो गया, वाइड सेट हो गया, है ना। अब कुछ ना कुछ अगर एलिमेंट होंगे तो 2 ही वैरायटी हो सकती है, या तो कुछ होंगे, है ना, या फिर बहुत सारे होंगे, है ना। जब कुछ होंगे तो क्या होगा, जब बहुत सारे होंगे तो क्या होगा। इसी बात को लेकर एक और वैरायटी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट।
ठीक है, कौन सा सेट? इनफाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट होगा और एक क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। तो इसका मैं सिंपल सा एक एग्जांपल अपने पास से देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको लिखने का तरीका है n ऑफ a, वो कितने हैं? 5। तो ये काउंटिंग फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब हम गिन सकते हैं इसको। तो ये सेट किस कैटेगरी में आएगा? फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। और अगर मैं डायरेक्ट सेट लिख दूँ नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो इनफाइनाइट सेट को लिखने का तरीका क्या है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सेट है नहीं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि इसके अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? सम फाइनाइट नंबर हैं, सम फाइनाइट नंबर जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना। बहुत बड़े नंबर हैं, वेरी ह्यूज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन सेट है ये। तो जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट करते 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 नहीं गिन पाए आप उसको, तो समझ लेना कि वो कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए क्या नाम हो गया इसका? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? और इनफाइनाइट सेट में सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? डॉट 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 करके छोड़ देते हैं और समझ जाएंगे कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्लियर? वेरी गुड। अब देखें, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये नंबर है, कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो अभी कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? ये रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं इसे कैसे? कि n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। n क्या होगा? नेचुरल नंबर। क्लियर? और अगर आपको ये दिया होता क्या इस तरह से, कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको रोस्टर फॉर्म में आप क्या कर सकते थे? कन्वर्ट कर सकते थे, नेचुरल नंबर लिख सकते थे। अब मान लो आपके पास कोई सेट है रियल नंबर का, x सच दैट x इज इक्वल टू r एंड r इज रियल नंबर। r क्या है? रियल नंबर। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इसका रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर को आप कॉमा लगाकर सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? जैसे अगर आप 0 1 2 ये सब ले रहे हैं, ये भी रियल नंबर है। इसके बीच में जो नंबर है 0.5 वो भी रियल नंबर है। इससे छोटा 0.4 वो भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो आप उसको कौन सी फॉर्म में नहीं लिख सकते? बताइए। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इनफाइनाइट सेट में ज़रूरी नहीं है कि हर सेट को आप किस फॉर्म में लिख सकें? रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में क्या कर सकें? लिख सकें। कौन से? इनफाइनाइट को। कुछ को लिख सकते हैं और कुछ को नहीं लिख सकते। क्लियर? चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के। मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ, आप मुझे बताते चले जाएंगे। ठीक है? चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है इसका? देखिए, ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, ये तो मैंने अभी बताया था। बी कोई सेट है A B C D E G, ठीक है। और सी कोई सेट है आपके पास मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? अब बताइए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? है ना, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, जिसकी काउंटिंग करना कर तो सकते हैं आप, लेकिन बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब जब बहुत बड़े नंबर आएंगे तो वो फाइनाइट नहीं कहलाएगा, तो वो कैसा कहलाएगा? इनफाइनाइट कहलाएगा। पूरी दुनिया के इतने लोगों को काउंट करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट, ये भी फाइनाइट हो गया, और ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? सम फाइनाइट नंबर। क्लियर? अब देखिए, ओके देन कंसीडर द सेट। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे फाइनाइट सेट की? लिखो अ सेट विच इज empty or consist of a definite number of elements is called finite. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज क्या कहलाएगा? अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ दे रखे हैं कि एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे W बी द set of the days of the week। बराबर, बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? W जो है वो किसका सेट है? नंबर ऑफ डेज है ना, वीक। तो आप ये काउंट कर सकते हैं, 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट। इसको बताने के लिए ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए, मतलब आप ये तो अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा बताना है कि ये फाइनाइट सेट हो गया। अब मान लो S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन कौन? x² - 16 = 0, है ना। इसमें आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो x² - 16 = 0, तो x² = 16, तो x ± 16, तो सोल्यूशन या तो +4 आएगा या -4 आएगा, तो दो ही सोल्यूशन आ रहे हैं, तो फाइनाइट है ये। कैसा सेट है ये? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, है ना। चलिए अगला और एग्जांपल देखते हैं कि लेट G be the set of points on a line। क्या बात है? किसी लाइन पर G जो है पॉइंट्स को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी लाइन पर पॉइंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है ये देखें। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है? पहला एग्जाम्पल 6 में फर्स्ट पार्ट क्या है कि कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x - 1 और x - 2 = किसके बराबर? 0 के बराबर। तो बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये फाइनाइट है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। या तो x - 1 0 के बराबर आएगा और x - 2 0 के बराबर आएगा, तो x = 1 x = 2। तो इसमें दो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए इसका, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² = 4। तो बताइए यहाँ से x² = 4 है, तो x ±4 आएगा, तो ये +-2 हो गया, है ना। तो नेचुरल नंबर इसमें 2 आएगा। फाइनाइट है ये। कैसा है? फाइनाइट। -2 नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है ना इसके अंदर एक नंबर तो आ ही रहा है 2, तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट। अच्छा, जो नल सेट होता है ना, अभी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, नल सेट के अंदर भी तो काउंटेबल है ना चीज़, क्योंकि उसके अंदर कोई भी नहीं है, 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट का मतलब कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, तो वो भी कैसा कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा। अगर एग्जाम में आ जाए क्या नल सेट फाइनाइट होता है, तो बिल्कुल होता है नल सेट फाइनाइट, है ना। चलिए अगला थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस का, तो कितना हो गया 1/2 हो गया। क्लियर। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो नल तो है, और नल के साथ साथ क्या है, ये फाइनाइट सेट भी है। अभी तो मैंने यही तो बात बताई थी कि अगर एलिमेंट काउंटेबल हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, है ना, तो वो क्या होंगे, फाइनाइट होगा। चलिए अगला देखें, चौथा पार्ट कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ प्राइम। क्या बात है। तो ज़रा सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, x प्राइम होगा और नेचुरल नंबर भी होगा, तो प्राइम 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट है ये, इनफाइनाइट। नेचुरल भी है और साथ में क्या है, प्राइम भी है। और देखिए इसका और भी पार्ट हैं इसके, देखिए लास्ट पार्ट है इसका कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड को। तो ज़रा सोचिए, ऑड और नेचुरल नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। कैसा हो गया, इनफाइनाइट। चलिए अब 2 टाइप के आपके हो गए, या 3 टाइप के मान लो, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इसके बाद चौथा इक्वल सेट। कौन सा सेट, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मान लो कोई 2 सेट हैं, एक ए है जिसमें एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4, राइट, और एक सेट क्या है बी जिसके अंदर 3 है, 1 है, 4 है और 2 है। तो देखिए अगर आप इसके अंदर नोटिस करेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट 1 है, इसके अंदर ही 1 है, इसके अंदर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। बस ऑर्डर इधर का उधर कर दिया है। तो सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी लिखिए, एलिमेंट क्या है, सेम है इसके अंदर, है ना। तो जब 2 या 3 या इससे ज़्यादा सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और सेम एलिमेंट होंगे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। या आप सीधी सी बात बोल रहे हैं कि सभी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, a इज इक्वल टू बी के बराबर। अच्छा यहाँ पर एक और जोड़ देता हूँ मैं, 5वां इक्विवेलेंट सेट। कौन सा, इक्विवेलेंट सेट। इसके अंदर पता नहीं, इस पर तो फिलहाल नहीं दिया है, कहीं दिया होगा, तो इक्विवेलेंट सेट और जोड़ दे दिए। मैं एक सेट और लेता हूँ सी, है ना, वो ले लिया मैंने, ए बी सी डी। क्लियर। अब ज़रा सोचिए, ए और सी इक्वल सेट नहीं होंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि जो एलिमेंट इसके अंदर है वो उसके अंदर नहीं है। और बी और सी भी इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे, सॉरी इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि बी के एलिमेंट अलग हैं और इसके एलिमेंट अलग हैं। लेकिन जब आप इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो ए सी के साथ इक्विवेलेंट है। कैसे, इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों में 4 4 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, एलिमेंट चाहे कुछ भी हों, लेकिन उनकी काउंटिंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो कौन से सेट कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। और एन ऑफ बी एन ऑफ सी के बराबर हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट हैं। तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क है कि एवरी इक्वल सेट, है ना, एवरी इक्वल सेट में बी अ इक्विवेलेंट सेट, बट हर इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इक्वल सेट हो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इक्वल सेट के। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सेट है 1 2 3, है ना, और बी कोई सेट है आपके पास 2 2 1 3 3। अब देखिए मैं पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, रिपीट, तो वो रिपीट एलिमेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब इसको आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं, जो एलिमेंट है वही लिख दो 1 2 3, और जो रिपीट वाले वो हटा दीजिए। तो ये दोनों आपस में कैसे सेट हैं, इक्वल सेट हैं, ए और बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेज नंबर 8 पर आते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, ए अपने को दे रखा है 0 और बी क्या दे रखा है x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, ठीक है। और c क्या है x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और d क्या दे रखा है अपने को x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्लियर। और e क्या दे रखा है x सच दैट x is an integer is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। इसके इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स लेंगे आप, ठीक है। तो फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ़ एनी गिव रीजन। हाँ, तो इसमें पेयर ऑफ इक्वल सेट बताना है। तो अपने को क्या करना है, इक्वल सेट के लिए ये तो पहले से कौन सी फॉर्म में है ना, रोस्टर फॉर्म में। इसको चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो बताइए b क्या हो जाएगा, यहाँ से b क्या हो जाएगा, x 15 से बड़ा है ना, और 5 से क्या है, छोटा है। तो 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसमें तो कोई भी नहीं आएगा, तो ये तो नल हो गया आपका। और यहाँ से क्या आएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से d क्या हो जाएगा, -5 और 5 हो जाएगा, क्लियर। इसके फैक्टर कर लीजिए। तो x स्क्वायर 5 3 15, तो माइनस का 5x और प्लस का 3x और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू एक तो 5 आएगा यहाँ से, e इज इक्वल टू एक क्या आएगा 5 और एक क्या आएगा -3, प्लस का है ये उधर जाके किसका हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, तो -3 और 5 ये तो आएगा। हाँ, अब देखिए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर अपने को दिया है कि जो b वाला है वो आपका नल सेट है। क्या है ये, नल सेट। अपने को बताना क्या है कि द पेयर ऑफ इक्वल सेट बताना है, द पेयर ऑफ इक्वल सेट, क्लियर। अब देखो इक्वल सेट में कौन कौन हो सकता है, इक्वल सेट में, ओके, इक्वल सेट में कौन कौन हो सकता है, नल सेट b-5, e के अंदर कौन कौन आ रहा है, e के अंदर 5 आ रहा है, ये कितना हो गया 15 कैसे फैक्टर, जिसका डिफरेंस कितना है 2 आए, तो -5 और प्लस का 3, 5 3 15, सही बात है ना, ओके। -5 और 5 ये तो इसका d का हो गया, क्लियर। c और e, ओके। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि e इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। अच्छा, यहाँ पर हमें इंटीजर तो लेना ही लेना है, लेकिन पॉजिटिव रूट लेना है, तो -3 नहीं आ सकता यहाँ पर, तो सिर्फ कौन आएगा, 5 आएगा, क्लियर, ओके। देखिए इस पर ध्यान दीजिए लैंग्वेज पे कि इंटीग्रल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रूट होना चाहिए। तो पॉजिटिव रूट के लिए सिर्फ क्या लेंगे आप, 5 लेंगे, -3 नहीं लेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव रूट को बिलोंग कर रहा है। अब जरा सोचिए इक्वल सेट क्या होते हैं, जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बराबर बराबर, है ना, सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो इक्वल होगा। अब देखिए जैसे 0 है और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो a एंड b इज़ नॉट इक्वल सेट। अब a उससे पहले कंपेयर करते हैं, a b के भी इक्वल नहीं है, a इसके भी इक्वल नहीं है, a d के भी, तो हम लिख सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू c, a इज़ नॉट इक्वल टू e,
है ना, क्योंकि इसके अंदर जीरो है ही नहीं, जीरो आ ही नहीं रहा है, डी के भी इक्वल नहीं है, ई के भी इक्वल नहीं है, ठीक है, बस हमें इक्वल वाला लिखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इक्वल वाला, एक तो सी के अंदर कौन आ रहा है 5 आ रहा है, और ई के अंदर कौन आ रहा है 5 आ रहा है, तो सी और ई ये दोनों आपस में कैसे सेट हैं, इक्वल सेट हैं। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। NCERT का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत लैंग्वेज पे फोकस करिए कि क्या कहना चाह रहा है वो। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट क्या है कि x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय लेटर का सेट। तो पहले लिख लेते हैं, तो x इजिकल टू क्या होगा ALOY, अलॉय हो गया। और इसी के अंदर b क्या है, b है सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, है ना। तो लोयल के अंदर क्या क्या होगा, L होगा, O होगा, Y होगा और A होगा, यही तो होगा। तो सारे एलिमेंट देखो सेम आ रहे हैं, L है, O है, Y है, A है, तो यहाँ पर A किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसका दो पार्ट है ना इस एग्जांपल के अंदर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है कि A इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर सेट है, एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो बताइए इसके अंदर कौन कौन आ सकता है, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और इंटीजर है और 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर, ए के अंदर। अब देखिए अब इंटीजर कौन कौन होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 1 2 3 4, इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5, ये तो होता है। इधर क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पर जो n नंबर है उसका स्क्वायर 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर। अब देखो अगर आप n की जगह 3 लेंगे तो 3 3 = 9, तो 9 तो बड़ा हो जाएगा 4 से, तो ये नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, इक्वल भी तो आ सकता है। तो एक तो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 = 4, 1 का स्क्वायर 1 छोटा होगा इससे, 0 का स्क्वायर 0, ये भी आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, वो भी छोटा आएगा। -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इसके अंदर कौन कौन, -2 -1 0 1 2, तो ये तो इसके एलिमेंट्स हो गए। क्लियर। बी सेट क्या है इसका, बी सेट है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर -3x + 2 = 0। क्लियर। ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और ये इसके क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 बन जाए 2, तो -2x -x + 2 = 0। x कॉमन ले लो तो x -2 -1 कॉमन ले लो तो x -2 = 0। तो x -2 हो गया, x -1 = 0। तो यहाँ से एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। तो बी सेट कौन कौन आ गया, 1 और 2। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, इसके अंदर तो एलिमेंट सिर्फ 1 और 2 ही हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। दीज आर नॉट द इक्वल सेट। क्लियर। 0 इसमें है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ सेट को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कौन कौन से सेट थे, एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स। देखिए मैं एनसीईआरटी लेकर क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है, आप उनको ज़रूर लगाइए, है ना। अगर मैं रेंडमली ऐसी मार्कर उठा कर पढ़ा दूंगा इसको तो एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ आपकी रटी हुई हो। तो बेटर है आप एनसीईआरटी के ही एग्जांपल पे फोकस करिए सबसे ज़्यादा। अब अगले लेक्चर, अच्छा दूसरा आपका नल सेट हो गया, वाइड सेट हो गया, है ना। दूसरा आपका फाइनाइट सेट हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इक्वल सेट क्या होते हैं और इक्वल सेट के बाद अनइक्वल सेट क्या होते हैं। क्लियर। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर मैंने आपको बताई थी कि सभी इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। प्रॉपर्टी फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में सभी इनफाइनाइट सेट को नहीं लिख सकते। जैसे रियल नंबर का एग्जांपल है, तो रियल नंबर को आप कॉमा वगैरह लगाकर नहीं लिख सकते। तो ये आपका पेज नंबर 6, 7
और 8 कंप्लीट हो गया है। फिर इसी पेज पर आपकी एक एक्सरसाइज है 1.2, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। थैंक यू।